हेलो बच्चों, आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजर्वेटिव फोर्स। बच्चों, इस लेक्चर में हम कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में समझने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हमें कंजर्वेटिव फोर्स को यहाँ पे क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आपका पोटेंशियल एनर्जी का लेक्चर होगा। तो कहीं ना कहीं आपका पोटेंशियल एनर्जी जो है कंजर्वेटिव फोर्स से ही रिलेटेड होता है, इसलिए हमें यहाँ पे जो है कंजर्वेटिव फोर्स का टॉपिक पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है। अब देखो बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती हैं। देखो, जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आपकी कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन इस लेक्चर में हम ग्रेविटेशनल फोर्स के ही बारे में पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स को जो है कंजर्वेटिव फोर्स क्यों बोला जाता है। और इस चैप्टर में आपका एक लेक्चर स्प्रिंग फोर्स का भी आएगा, अभी वो बाद में आएगा। तो स्प्रिंग फोर्स को भी हम कवर करेंगे। लेकिन जो ये आपका मैग्नेटिक फोर्स और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये भी आपकी कंजर्वेटिव फोर्स होती हैं, लेकिन ये आपका क्लास 12th का टॉपिक है। ओके। देखो, सबसे पहले बच्चों, देखो किन फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्स बोला जाता है, सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। देखो, उन फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्स बोला जाता है जिस फोर्स का वर्क डन पाथ लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है, और पाथ लेंथ डिफरेंट होने के बावजूद भी अगर फोर्स का वर्क डन सेम आता है तो उस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोला जाता है। ठीक है। तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए, जो मैंने हिंदी में भी बोला दोबारा से बोल देता हूं। ये जो आपका डेफिनेशन है ना, इसी का हिंदी मीनिंग बता रहा हूं मैं आपको कि जिस फोर्स का वर्क डन पाथ लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है और पाथ लेंथ डिफरेंट होने के बावजूद भी अगर फोर्स का वर्क डन सेम आता है तो उस फोर्स को जो है कंजर्वेटिव फोर्स बोला जाता है। ओके। अब देखो बच्चों, ये जो डेफिनेशन है ना, इस डेफिनेशन का मीनिंग अभी दोबारा बताऊंगा, पहले इसे प्रूफ कर लेते हैं कि वर्क डन जो है वो पाथ लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन वर्क डन आपका सेम आ रहा है। कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन आएगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क डन आएगा वो सेम आएगा। देखो, हम यहाँ पे जो मैंने आपको बोला उसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है। अब देखो, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। आप ऐसे भी कह सकते हो ये आपका इनिशियल पोजिशन है, ये फाइनल पोजिशन है। ठीक है। आपको क्या करना है, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कुछ वर्क डन करना है। ठीक है। तो आप वो वर्क डन आपने मान लीजिए इस पाथ से किया, इस रास्ते से आपने उस वर्क डन को किया। अब देखो, दूसरा आपने क्या किया, इस वाले रास्ते से जो है कुछ वर्क डन किया। इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपने इस रास्ते से वर्क डन किया। फिर तीसरा वर्क डन आपने इस रास्ते से किया। ठीक है। इस तरीके से ए से बी तक, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपने इस तरीके से वर्क डन किया। तो बच्चों, इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि अगर आपका फोर्स का वर्क डन जो है तीनों ही केसेस में सेम आ रहा है तो उस फोर्स को जो है कंजर्वेटिव फोर्स बोला जाता है। समझ रहे हो, उस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोला जाता है, क्योंकि यहां पे देखो पाथ लेंथ डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन पाथ लेंथ डिफरेंट डिफरेंट होने के बावजूद भी यहां पे वर्क डन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो वो जो फोर्स है ना, उस फोर्स का जो वर्क डन होता है वो वर्क डन पाथ लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे पाथ लेंथ तो अलग अलग है। अलग अलग होने की वजह से जो है वर्क डन भी अलग अलग आना चाहिए था, लेकिन वर्क डन अलग अलग नहीं आ रहा है बच्चों। यहाँ पे का वर्क डन, यहाँ पे का वर्क डन और यहाँ पे का वर्क डन, तीनों ही वर्क डन क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो इसलिए इस फोर्स का जो वर्क डन होगा, इस फोर्स को जो है कंजर्वेटिव फोर्स बोला जाएगा, क्योंकि इसका वर्क डन सेम आ रहा है, इसका वर्क डन जो है कंजर्व रहता है। समझ में आ रहा है? देखो, इसे समझाता हूं एक और। देखो बच्चों, यहां पे ये आपका फर्स्ट केस है, ये आपका सेकंड केस है, ये आपका थर्ड केस है। ठीक है, ये वाला। अब देखो, यहां पे हमें क्या करना है, हमें किसी ब्लॉक को जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लिफ्ट करना है। मान लीजिए ये आपका ब्लॉक है, इस ब्लॉक को आपको ऊपर की तरफ ले जाना है, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ले जाना है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली लगती रहेगी, ये mg फोर्स इस पे कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती रहेगी। ओके। तो बच्चों, आपको इसे होल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लीजिए ये F फोर्स लगा रहे हो, आप ऊपर की तरफ इस पे एक F फोर्स लगा रहे हो। ठीक है। अब देखो बच्चों, हमें क्या करना है, यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना है। इसमें यहाँ पे भी हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे भी हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे भी हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। लेकिन आपने यहाँ पे क्या किया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए इस ब्लॉक को ए पॉइंट से इस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक ले जाने के लिए इस पाथ को फॉलो किया। दूसरे वाले केस में आप क्या करते हो, इस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, मतलब इस ग्राउंड से इस एच हाइट तक ले जाने के लिए, ये मान लीजिए ये आपका एच हाइट है, इस एच हाइट तक ले जाने के लिए आपने इस बार ये वाला पाथ फॉलो किया। इस पाथ से आप क्या कर रहे हो, इसे एच हाइट तक ले जा रहे हो। इस वाले केस में आपने इस वाले पाथ को फॉलो किया, लेकिन दूसरे वाले केस में आप क्या कर रहे हो, इस वाले रास्ते जो है इस ब्लॉक को एच हाइट तक ले जा रहे हो। और तीसरे वाले केस में आप क्या कर रहे हो कि ब्लॉक को जो है इस रास्ते जो है ऊपर एच हाइट तक ले जा रहे हो। ठीक है, इस तरीके से ले जा रहे हो, यहां एच हाइट तक ले जाना है आपको उस ब्लॉक को। अब देखो बच्चों, तीनों ही केस में जो वर्क डन आएगा ना, आपका वर्क डन सेम आएगा। ठीक है। देखो, इसे वन बाय वन प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमें यहां पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क बाय
ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा। देखो बच्चों वर्क जो वर्क डन होता है, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, नहीं तो लेक्चर देख लीजिए, जो इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर है उसे जरूर देख लीजिएगा, वहां पे मैंने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला बताया एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एम जी फोर्स है इसे हम थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट मान रहे हैं, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, ये एम जी फोर्स लग रही है। तो इस ब्लॉक को जब आप ऊपर की तरफ ले जाओगे, लिफ्ट करोगे ऊपर की तरफ, तो कंटिन्यूअसली इस ब्लॉक पे ये एम जी फोर्स भी लग रहा है, तो ये एम जी फोर्स भी कंटिन्यूअसली इस पे कुछ वर्क डन कर रहा है, इस ब्लॉक पे वर्क डन कर रहा है। तो हमें क्या करना है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स जो एम जी फोर्स है उसका वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब देखो बच्चों यहां पे ये जो फोर्स है वो कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो फोर्स की जगह में क्या आएगा, यहां पे ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एम जी, इस फोर्स की जगह में यहां पे एम जी आएगा, ठीक है। अब देखो इस ब्लॉक ने यहां से लेकर के यहां तक का डिस्प्लेसमेंट किया, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, एच हाइट है, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह में एच आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों ये जो थीटा होता है, ये थीटा किसे बोलते हैं, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इनमें जो एंगल बन रहा होगा उसे थीटा बोला जाता है। तो बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो इन दोनों में जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहां पे कितना आएगा आपका 180 डिग्री आएगा। तो फाइनली ये जो एम जी एच है कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होता है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव एम जी एच आया आपका, ठीक है। अब देखो दूसरा केस है आपका, अब हम इस ब्लॉक को क्या कर रहे हैं, फाइनली हमें यहां पे भी, हम इस वाले केस में भी हम इसे एच हाइट तक ऊपर ही ले जा रहे हैं, लेकिन हम इस रास्ते ले जा रहे हैं, ठीक है। यहां ग्राउंड से ऊपर ले जा रहे हैं, लेकिन इस वाले रास्ते ले जा रहे हैं, दूसरे रास्ते ले जा रहे हैं। तो हमने इस बार इस वाले पाथ को फॉलो कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे कौन कौन सी फोर्स लगेंगी, सपोज करके यहां पे अल्फा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इस ब्लॉक पे जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगेगी, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फोर्स के, इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। तो एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। अब देखो बच्चों ये टॉपिक मैंने इससे रिलेटेड एक कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने 3-4 जगह ये टॉपिक डिस्कस भी कर रखा है, ये डिस्कस कर रखा है कि अगर यहाँ पे एंगल अल्फा बन रहा है तो यहाँ पे भी एंगल अल्फा ही फॉर्म होता है। ये जो एम जी फोर्स है और ये जो कंपोनेंट है, इन दोनों में यहाँ पे भी एंगल अल्फा ही फॉर्म होता है। इसे ज्योमेट्रिकली भी प्रूव किया जा सकता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, ठीक है। नहीं तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, वहां पे पता चल जाएगा, बहुत जगह मैंने ये चीजें डिस्कस की हैं। तो बच्चों अगर यहाँ पे ये एंगल अल्फा बनता है तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो mg फोर्स होती है, mg फोर्स जो इस कंपोनेंट के साथ जो एंगल फॉर्म कर रही है, ये अल्फा एंगल फॉर्म कर रही है। तो इसकी जो वैल्यू होगी, इस वाले कंपोनेंट की जो वैल्यू होगी वो mg, क्योंकि ये कंपोनेंट इसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है तो यहाँ पे cos अल्फा आता है, ठीक है। इसकी वैल्यू mg cos अल्फा है और इस कंपोनेंट की जो वैल्यू होती है वो mg sin अल्फा होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों अगर इस पे सिर्फ ये mg फोर्स लगेगी तो ये ब्लॉक जो है नीचे की तरफ मोशन करने लग जाएगा। तो इस ब्लॉक को होल्ड करने के लिए, इस ब्लॉक को बैलेंस करने के लिए आपको इस अपोजिट डायरेक्शन में कुछ फोर्स भी लगानी पड़ेगी, ठीक है। मतलब इसे बैलेंस करने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी। अब देखो मान लीजिए ये ब्लॉक जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ देखो कैसे जा रहा है। मान देखो बच्चों मैं एक चीज बताता हूं आपको, जैसे आपका ये जो फोर्स है ना, ये वाला जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है, ये दोनों के दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होते हैं। अब देखो यहां पे सोचने वाली बात पता है क्या है, जनरली आप किसी भी चैनल से इस टॉपिक को देख लीजिए, आपको बहुत बड़ा डिफरेंस समझ में आएगा। यहाँ पे देखो इस चीज को कोई भी जो है ना, इस चीज को कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता, इसे एक्सप्लेन करने से हर कोई बचता है। क्या एक्सप्लेन करने से बचता है बच्चों, देखो ये फोर्स जो है ना, दोनों की दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होती हैं। अगर ये दोनों की दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है तो ये ब्लॉक ऊपर कैसे करके जाएगा। सबसे पहली बात ये है कि ये ऊपर कैसे करके जाएगा। देखो बच्चों तो बताए टीचर्स अधिकांश क्या बोलते हैं, अधिकांश ये बोलते हैं कि ये ब्लॉक जो है बहुत हल्के 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 ऊपर जाएगा। बच्चों जैसे ग्राउंड होता है ना, ग्राउंड में जब हम ब्लॉक को रखते हैं ऐसे, तो अगर इधर का फ्रिक्शन इक्वल है और इधर भी अगर आप उतना ही फोर्स अप्लाई कर देते हो तो ये बॉडी मोशन की टेंडेंसी में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे का जो सरफेस होता है ना वो डिफॉर्म हो जाता है, तो इसके अंदर मोशन की टेंडेंसी आ जाती है। इस वाले केस में मोशन की टेंडेंसी आ जाती है, लेकिन ब्लॉक को अगर आप ऊपर की तरफ ले जा रहे हो, देन अगर ये दोनों के दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है तो इस पे मोशन की टेंडेंसी नहीं आती। यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, आप इसे ऊपर ले जा रहे हो, ऊपर की तरफ ले जा रहे हो। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए इसे अगर आपको ऊपर लिफ्ट करके ले जाना है, इसे हम ऊपर लिफ्ट करके ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, देखो ध्यान से देखना, नहीं तो डाउट बना रहेगा हमेशा। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैसे ये पर्सन है, ठीक है, इसने अपने सर के ऊपर इस ब्लॉक को होल्ड कर रखा है।
और ये पर्सन क्या कर रहा है, ऊपर किसी स्टीयर की हेल्प से ऊपर चढ़ रहा है। अब देखो बच्चों, अगर ये इसने अपने सर के ऊपर ब्लॉक रखा है तो यहाँ पे mg फोर्स लग रही होगी, तो इसके सर पे mg फोर्स लग रही होगी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, इसका जो हेड है ना, ये पर्सन भी क्या कर रहा है, इसका बॉडी क्या कर रहा है, इस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। तो ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लगेगी, इस ब्लॉक पे भी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगी, जिसे हम mg बोलते हैं। लेकिन बच्चों ये जो ऊपर की तरफ ये जो F फोर्स लग रही है, जो mg के ही इक्वल है, इसकी ही वजह से ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, जिसकी वजह से ब्लॉक क्या हो रखा है, इसके सर के ऊपर होल्ड हो रखा है, मतलब बैलेंस हो रखा है। ये मोशन, इस फोर्स की वजह से ये मोशन थोड़ा ना कर रहा है। अब बच्चों अगर ये पर्सन जो है किसी स्टीयर की हेल्प से मान लीजिए ऊपर की तरफ अगर चढ़ने लग जाता है, इसमें चढ़ रहा है ऊपर की तरफ, तो ये तो अपने पैरों से मोशन कर रहा है ना, तो इसने अपने सर के ऊपर भी इस ब्लॉक को रखा हुआ है, तो उसकी वजह से इस ब्लॉक को भी मोशन मिल रहा है। इस फोर्स की वजह से इस ब्लॉक को मोशन नहीं मिल रहा है बच्चों, ये जो ऊपर की तरफ फोर्स है, इस फोर्स की वजह से इस ब्लॉक को मोशन नहीं मिल रहा है। इस फोर्स को तो ये फोर्स तो इसका हेड लगा रहा है, इस पे ऊपर की तरफ लगा रहा है, जिसकी वजह से ये ब्लॉक क्या हो रखा है, यहाँ पे होल्ड हो रखा है, बैलेंस हो रखा है, कहने का मतलब, ठीक है। तो ये पर्सन क्या कर रहा है, इस स्टीयर में ऊपर चढ़ रहा है, इसे लिफ्ट कर रहा है, तो इस पर्सन के पास मोशन है, तो फाइनली इस ब्लॉक के पास भी क्या होगा, मोशन होगा, मतलब वो भी ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन ये जो फोर्स है, इस फोर्स की वजह से ये ब्लॉक ऊपर नहीं जा रहा है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तो लेक्चर काफी बचा हुआ है, सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, इस वाले केस में क्या होगा, जब ये पर्सन जो है इस तरीके से ऊपर जाएगा, अपने सर में इसने ब्लॉक को रखा हुआ है, ऐसे ऊपर करके जा रहा है, ठीक है। तो बच्चों अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इस ब्लॉक में ये mg sin अल्फा भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो ये ब्लॉक पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, सरकने लग जाएगा, पीछे की तरफ स्लाइड होने लग जाएगा इसके सर के ऊपर से। तो इसे बैलेंस करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, इसे मतलब अपने सर के ऊपर बैलेंस करने के लिए, होल्ड करने के लिए इसे एक एक्स्ट्रा फोर्स इधर देना पड़ेगा। और फिर वो पर्सन क्या कर रहा है, पैरों से ऊपर की तरफ चल रहा है, इस ग्राउंड में ऊपर की तरफ चल रहा है, ठीक है, दूसरे रास्ते से चल रहा है इस ग्राउंड में ऊपर की तरफ। ये h हाइट है, ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ चल रहा है, मतलब ये है कहने का मतलब। तो इसने ये जो फोर्स अप्लाई किया, इसे बैलेंस करने के लिए अप्लाई किया, नहीं तो ये ब्लॉक नीचे गिर जाएगा, समझ रहे हो। अब देखो हमें क्या करना है बच्चों, इस ब्लॉक पे जब ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जा रहा है, वो पर्सन इसे ऊपर ले जा रहा है, तो इस पर कंटिन्यूअसली जो है mg फोर्स भी लग रही है, समझ रहे हो। हमें इस mg फोर्स भी क्या कर रही है, इस पे कंटिन्यूअसली वर्क डन कर रही है, हमें इस वर्क डन को कैलकुलेट करना है। यहां पे भी हमने वर्क डन कैलकुलेट किया, यहां पे इस वाले पाथ को फॉलो किया, यहां पे इस वाले पाथ को फॉलो किया, तो यहां पे का जो वर्क डन आएगा, देखो कितना आएगा, वर्क बाय ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। अब देखो हम ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फोर्स की जगह में क्या आएगा, ये वाला ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, तो यहाँ पे mg आ जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट ये क्या है, c और b है, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह में मैंने cb लिख दिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे कॉस आएगा, यहाँ पे जो थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल क्या होगा, थीटा एंगल का मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों में जो एंगल होता है उसे थीटा बोला जाता है। तो देखो बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट में है, ये mg है, तो इन दोनों में कितना एंगल बनेगा बताओ बच्चों। देखो ये वाला तो 90 डिग्री है और ये वाला अल्फा है, तो 90 प्लस अल्फा, तो ये जो थीटा एंगल बन रहा है यहां से लेकर के यहां तक, ये 90 प्लस अल्फा बन रहा है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, mg इंटू, अब ये जो cb है यहां से लेकर के यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखो साइन अल्फा, अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करूं तो साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा आपका, ये अल्फा बन रहा है ना यहाँ पे, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर कितना है, ये तो h हाइट है, तो h अपॉन ये हाइपोटेन्यूज है आपकी, तो ये हो जाएगा cb, तो फाइनली cb इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, h अपॉन साइन अल्फा, तो यहां पे cb की जगह में क्या आ जाएगा, h अपॉन साइन अल्फा आ जाएगा। और ये cos 90 प्लस अल्फा, इसकी वैल्यू जो होती है नेगेटिव साइन अल्फा होती है बच्चों, साइन अल्फा से साइन अल्फा कट जाएगा, फाइनली क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव mgh आ गया बच्चों। यहां पे भी नेगेटिव mgh आया है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इस रास्ते, और इस रास्ते भी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ रहा है बच्चों, नेगेटिव mgh ही आ रहा है, सेम आया है। अब देखो इस वाले रास्ते क्या होगा बच्चों, इस वाले रास्ते क्या होगा, देखो पहले ये ऊपर गया, अभी इस वाले को बाद में कंसीडर करेंगे, पहले ऊपर गया इस तरीके से जा रहा है, तो जितना हाइट यहां गया है ना उतना ही हाइट यहां भी ऊपर चढ़ा है, तो यहां पे का जो वर्क डन आएगा वो इसी के इक्वल आएगा, mgh के इक्वल आएगा। तो यहां पे का जो टोटल वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू, मान लो बच्चों यहां से लेकर के यहां तक इसने ये W1 वर्क डन किया और इस डायरेक्शन में जो इसने वर्क डन किया है वो W2 किया है, ठीक है, ऐसा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए।
तो ये वाला जो हाइट है ना ये इसी के ही बराबर है। तो यहाँ पे जो वर्क डन किया ये माइनस एम जी एच है, तो यहाँ पे का भी वर्क डन कितना आएगा, W1 कितना आएगा, माइनस एम जी एच आएगा, प्लस अब देखो बच्चों ये W2 कितना होगा, इस डायरेक्शन में कितना वर्क डन होगा, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो देखो इसका मैं बताता हूँ, इसका भी मैंने आपको डिस्कस कर रखा है। अगर आपने सेकंड लेक्चर देखा है तो, और फर्स्ट लेक्चर देखा है तो देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए पर्सन है, इस पर्सन ने अपने सर के ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है। अब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। तो ये ब्लॉक क्या करेगा, नीचे की तरफ mg फोर्स लगाएगा, और इसका जो हेड है ये भी क्या करेगा, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ऊपर की तरफ ये भी mg के ही इक्वल होता है, ये नॉर्मल रिएक्शन भी किसके इक्वल होता है, mg के ही इक्वल होता है। अब देखो बच्चों यहां पे क्या हो रहा है, ये पर्सन आगे आगे जा रहा है, ये पर्सन आगे आगे जा रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो बच्चों ये जो ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक पे कंटिन्यूअसली mg फोर्स लगती रहेगी, नीचे की तरफ लगती रहेगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो बच्चों यहां पे क्या हो रहा है कि ये mg फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। तो ये mg फोर्स और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इनमें जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, समझ रहे हो। देखो अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट करूं तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, FD cos थीटा। तो फाइनली ये जो F जो है ना, F तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, mg डिस्प्लेसमेंट सपोज करके थोड़ी देर के लिए लेट सपोज ऐसा d मान लीजिए, बस ये जो थीटा एंगल बनेगा ना ये 90 डिग्री बनेगा। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0 होती है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस माइनस mgh, तो ये भी क्या आ गया, माइनस mgh ही आ जाएगा। यहाँ पे का भी जो टोटल वर्क डन आ रहा है बच्चों, इस रास्ते भी जो वर्क डन आ रहा है माइनस mgh आ रहा है। तो यहां पे देखो तीनों ही केसेस में ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो वर्क डन किया है वो क्या किया है, सेम वर्क डन किया है। बल्कि यहां पे पाथ लेंथ अलग था, यहां का पाथ लेंथ अलग था, यहां का पाथ लेंथ अलग था, पाथ अलग अलग था, नेचर ऑफ पाथ अलग अलग था, फिर भी वर्क डन सेम आया। इसीलिए क्या बोला जाता है कि जो वर्क डन होता है, उस जिस फोर्स का वर्क डन जो है पाथ लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। देखो यहां पे क्या लिखा है, इफ वर्क डन बाय फोर्स और अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग अ ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ पाथ फॉलोड बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए उसने जिस पाथ को फॉलो किया है उस पर डिपेंड नहीं करता, तभी तो वैल्यू सेम सेम आ रही है। अगर डिपेंड करता होता तो यहां पे की वैल्यू अलग आती, यहां पे की अलग आती, और यहां पे की अलग आती, सॉरी यहां पे की अलग आती, इस वाले पाथ की अलग आती, और इस वाले पाथ की अलग आती, क्योंकि ये पाथ जब बड़ा है ये थोड़ा छोटा है और ये वाला और छोटा है, लेकिन ये इस पर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए क्या आई है, वैल्यू सेम आई है। आगे क्या लिखा है, बट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इसका मतलब ये है कि इसका इनिशियल पोजीशन ये ग्राउंड है, अब फाइनल पोजीशन ये है, ये वाला पॉइंट है। तो आपको क्या देखना है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में जो सेपरेशन है ना, जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, उसके ही इक्वल वर्क डन आता है, माइनस mgh के इक्वल आएगा वर्क डन। अब देखो यहां पे भी वो इस ग्राउंड से इसने चलना शुरू किया, बस इस पाथ को फॉलो कर रहा है, पर इनिशियल पोजीशन ये ग्राउंड है, फाइनल पोजीशन ये बी पॉइंट है। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक वो गया है, लेकिन इस रास्ते गया है। लेकिन यहां पे भी इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन में जो सेपरेशन है, जो कि h हाइट था, उसी के इक्वल आया, माइनस mgh आया, यहां पे भी माइनस mgh आया। इसीलिए बोला जाता है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है। लेकिन बच्चों अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, जनरली इतना ही टॉपिक पढ़ा करके जो है, इससे आगे कोई नहीं पढ़ाता, इससे आगे कोई इसे डिस्कस नहीं करता, लेकिन अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। देखो यहां पे क्या लिखा है, वर्क डन बाय फोर्स भी लिखा है, अगेंस्ट द फोर्स भी लिखा है, यही तो इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी इसे भी प्रूफ करना है, इतने से प्रूफ करके काम नहीं चलने वाला। देखो क्या कर रहा है, वर्क डन बाय फोर्स का मतलब, इसी फोर्स को तो उसने कंजर्वेटिव फोर्स बोला, ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। इसका मतलब यह है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। बच्चों ये जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो वर्क डन किया है वो तो कंजर्व आ ही रहा है, वो तो सेम आ ही रहा है, लेकिन उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन हुआ होगा, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स के भी, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जिस फोर्स ने वर्क डन किया होगा वो वर्क डन भी सेम आता है। तो ये भी हमें प्रूफ करना पड़ेगा। देखो वो भी सेम आना चाहिए बच्चों, तब जाकर के ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स मानी जाएगी। देखो समझाता हूं, देखो हमें क्या करना है, अगेन इस ब्लॉक को इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, फिर इस वाले रास्ते से लिफ्ट करना है, फिर इस वाले रास्ते से लिफ्ट करना है। लेकिन इस बार हमें क्या करना है, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है बच्चों, और हमें क्या करना है, इस पे कुछ फोर्स लगानी है। ठीक है, फोर्स लगाने का मतलब ये है कि जैसे ये पर्सन यहां पे खड़ा हो रखा है, ठीक है, इसने ये ब्लॉक को रखा अपने सर के ऊपर,
नीचे mg फोर्स लग रही है और ऊपर की तरफ इसका हेड क्या करेगा, ऊपर की तरफ भी एक फोर्स अप्लाई करेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। तो ये जो फोर्स होती है ये इसी के इक्वल होती है, mg के ही इक्वल होती है, तभी ये ब्लॉक इसके ऊपर होल्ड रह पाएगा, सर पे होल्ड रह पाएगा, मतलब प्लेस रह पाएगा। अब देखो ये पर्सन क्या कर रहा है, किसी स्टीयर की हेल्प से ऊपर चल रहा है। तो ये पर्सन मोशन कर रहा है ना, पैरों से मोशन कर रहा है, इसलिए ब्लॉक ऊपर मोशन कर रहा है। इस फोर्स की वजह से थोड़ा ना मोशन कर रहा है बच्चों, इस फोर्स की वजह से मोशन नहीं कर रहा है ब्लॉक। ये दोनों की फोर्स, दोनों फोर्स तो इक्वल एंड अपोजिट है, जिसकी वजह से ब्लॉक क्या है, बैलेंस्ड हो रखा है। और वो पर्सन ऊपर चल रहा है इसलिए ब्लॉक ऊपर मोशन कर रहा है। तो हमें यहां पे क्या करना है, वर्क डन बाय फोर्स भी कैलकुलेट करना है इन तीनों ही केसेस में। ये जो फोर्स लगा है ना, ये वाला जो फोर्स है जिसकी वजह से बैलेंस हो रखा है, इसका भी वर्क डन तीनों ही केसेस में सेम आना चाहिए। तो वर्क डन बाय फोर्स कितना होगा बच्चों, देखो फॉर्मूला है हमारे पास एफ डी कॉस थीटा। तो बच्चों यहां पे हम इस वाली फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखो बच्चों इस फोर्स की जगह में ये जो फोर्स है इस mg के ही इक्वल है, ये जो फोर्स लग रहा है ना ऊपर की तरफ इस mg के ही इक्वल है, तभी तो ये बैलेंस्ड है। तो f की जगह में mg आ जाएगा, फोर्स भी ऊपर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही हो रहा है, तो दोनों का सेम डायरेक्शन है। तो यहाँ पे जो थीटा एंगल होगा, जब दोनों का सेम डायरेक्शन होता है ना, ये अप्लाइड फोर्स का ये डिस्प्लेसमेंट का दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे थीटा कितना आएगा, ये डिस्प्लेसमेंट तो सॉरी यहाँ पे h आ जाएगा, यहाँ पे h आएगा, और ये जो थीटा ये 0 डिग्री है। तो ये फाइनली एम जी एच इंटू कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है जी, तो ये एम जी एच आ जाएगा वर्क डन आपका, ठीक है। अब देखो इस दूसरे वाले केस में देखो इस ब्लॉक को होल्ड करने के लिए ये ब्लॉक तो नीचे की तरफ स्लाइड करना चाहेगा, तो उस पर्सन ने क्या किया, थोड़ा सा फोर्स इधर बढ़ाया ताकि ये बैलेंस रह सके, उसके सर के ऊपर बैलेंस रह सके, क्योंकि ये ब्लॉक थोड़ा तिरछा हो रखा है, ठीक है। अब वो पर्सन ऊपर चल रहा है, ठीक है, पैरों से चल रहा है, तो ब्लॉक भी आगे बढ़ेगा। तो वो ये वाली फोर्स अप्लाई कर रहा है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो हमें इस फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वर्क डन ध्यान से देखना बच्चों, बाय फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ डी कॉस थीटा। तो बच्चों फोर्स कौन सी है, ये वाली फोर्स है, ये वाली फोर्स किसके इक्वल है, इस एम जी साइन अल्फा के इक्वल है, ठीक है। तो यहां पे फोर्स की जगह में एम जी साइन अल्फा आएगा, डिस्प्लेसमेंट ये वाला डिस्प्लेसमेंट है। तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, ये वाला डिस्प्लेसमेंट देखो मैंने आपको बताया था ये सी बी है, तो सी बी इज इक्वल टू एच अपॉन साइन अल्फा होता है। तो ये आपका सी बी है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है सी बी, ये एच अपॉन साइन अल्फा के इक्वल होगा, और ये कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पे फोर्स का, ये जो फोर्स है ना ये एम जी, इसका डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ पे कॉस 0 डिग्री आएगा, ओके। तो ये साइन अल्फा से साइन अल्फा कट जाएगा, यहाँ पे ये एम जी एच आ गया, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो ये कितना आ गया, एम जी एच आ गया बच्चों, अगेन एम जी एच आ गया। दोनों ही केसेस में जो फोर्स अप्लाई हो रही है ना, उसका भी वर्क डन सेम आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे का वर्क डन कैलकुलेट करते हैं बच्चों। यहाँ पहले ये ऊपर की तरफ गया, तो टोटल वर्क डन निकालते हैं पहले, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, चलो W1 प्लस W2। तो बच्चों ये वाला जो वर्क डन है, ये टोटल वर्क डन, ये इस h हाइट के इक्वल होगा, जो वर्क डन यहाँ ऊपर ले जाते समय किया वही वर्क डन होगा, mgh। तो यहाँ पे का वर्क डन तो mgh आ जाएगा। अब देखो ये वाला जो वर्क डन है बच्चों, ये वाला जो वर्क डन है, ये वाला वर्क डन W2 है। तो इस वाले वर्क डन को कैलकुलेट करते हैं। तो देखो जैसे ये पर्सन है यहाँ पे खड़ा, इसने ये ब्लॉक अपने सर पे रखा है, तो यहाँ पे नीचे mg लग रही है, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, मतलब ये मतलब एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो बच्चों इस ब्लॉक पे जो है ना ये वाला फोर्स लग रहा है, मान लो ये फोर्स mg के ही इक्वल है, मान लो, क्यों होता ही है ये, इसका हेड भी क्या करेगा, इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, mg फोर्स ही लगाएगा, जिसकी वजह से ये इसके सर के ऊपर बैलेंस हो रखा है, ओके। और ये इस डायरेक्शन में क्या है, चल रहा है। अब बच्चों ये इस डायरेक्शन में जो चल रहा है ना, अपने पैरों से चल रहा है, ये ब्लॉक जो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, इस डायरेक्शन में इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये अपने पैरों से चल रहा है, जिसकी वजह से ये ब्लॉक भी चल रहा है। तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स थोड़ा ना लग रही है, अगर इसमें इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग जाती तो ये ब्लॉक तो आगे की तरफ मोशन करने लग जाएगा, इसके सर से नीचे गिर जाएगा ये ब्लॉक। तो इस ब्लॉक पे कोई भी, जो इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, इस ब्लॉक पे बस ये पर्सन जो है ना ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, इसका हेड लगा रहा है ऊपर की तरफ फोर्स। तो ये जो फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो बच्चों इस फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो फॉर्मूला क्या है, एफ डी कॉस थीटा। तो यहां पे ये तो mgh आ रखा था, ये तो mgh है, प्लस ये वाला जो फोर्स है ना ये mg के ही इक्वल होगा, ऊपर की तरफ ये जो हेड लगा रहा है। तो इस वाले फोर्स को हम लेंगे जो बॉडी लगा रही है इस ब्लॉक पे, ठीक है। क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है ना बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स तो डाउनवर्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट लग रहा है। यहां पे लिखा हुआ है ना, देखो डेफिनेशन में, अगेंस्ट द फोर्स, जो फोर्स अगेंस्ट है उसका भी हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो देखो यहां पे जो बच्चों वर्क डन आएगा,
यहाँ पे ये एम जी आएगा, ये एम जी है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो चलो हमने डी मान लिया, लेकिन ये वाला फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो थीटा एंगल बन रहा है वो कॉस 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये फाइनली ये एम जी एच प्लस एम जी डी कॉस 90 डिग्री की वैल्यू जीरो होता है, तो ये फाइनली एम जी एच प्लस ये पूरा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे कभी वर्क डन कितना आ गया बच्चों, एम जी एच ही आ गया, तीनों ही केसेस में क्या आ गया, सेम आ गया। अब जाकर के ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तब अब जाकर के आप ये कह सकते हो कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये आपकी कंजर्वेटिव फोर्स होती है बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब देखो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट तो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ये आप ये थ्योरी पोर्शन में आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, प्रॉपर्टीज लिखने को आपके एग्जाम में आता है, कंजर्वेटिव फोर्स का प्रॉपर्टीज आपको बताना है। तो देखो पहला प्रॉपर्टी तो ये है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स और अगेंस्ट अ फोर्स डिपेंड करता है ओनली ऑन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखो यहां पे लिखा है डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। बट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। उस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए जो आपने डिफरेंट डिफरेंट पाथ सेलेक्ट किए थे उस पाथ पर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड, उस पर डिपेंड नहीं करता। तीसरा केस क्या है, देखो तीसरा पॉइंट है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग ए बॉडी थ्रू एनी क्लोज पाथ where final position coincide with the initial position of the body is always zero। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो बताता हूं इसे। देखो यहां पे क्या कह रहा है, थ्रू एनी क्लोज पाथ। देखो बच्चों क्लोज पाथ किसे कहते हैं, क्लोज पाथ इसे कहते हैं, देखो जैसे ये आपका सर्कल है, ठीक है, अभी तक तो आपको इतना ही पता होगा कि कोई बॉडी अगर सर्कल में मोशन कर रही है तो उसे क्लोज्ड पाथ बोला जाता है। ठीक है, पर ऐसा भी नहीं है बच्चों। देखो क्लोज पाथ का डेफिनेशन क्या होता है, ये होता है कि इस पॉइंट से आपने चलना शुरू किया और वापिस अगर आप इसी पॉइंट में पहुंच जाते हो तो उसे क्लोज पाथ बोला जाता है। भले यहां पे सर्कल बन रहा है तो जरूरी नहीं है कि सर्कल ही बनेगा, क्लोज पाथ आप उसे भी कह सकते हो। किसे क्या बोला मैंने, जिस पॉइंट से आपने चलना शुरू किया वापिस उसी पॉइंट पर अगर लौट करके आ जाते हो तो उसे क्लोज पाथ बोला जाता है। अब देखो मान लीजिए आपने ए पॉइंट से ऊपर चलना शुरू किया बी पॉइंट तक, बी पॉइंट से आप उतर रहे हो, नीचे की तरफ आ रहे हो, अब वापिस इसी ए पॉइंट पर अगर आ जाते हो तो इसे भी क्लोज्ड पाथ बोला जाता है, इसे भी क्लोज पाथ बोला जाता है। ठीक है, अगर नहीं पता था तो आज से पता चल गया होगा, और पता था तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो बच्चों हम यहां पे क्या करना है, हमें यहां पे का वर्क डन कैलकुलेट करना है। देखो इसमें mg फोर्स नीचे लगेगी, mg फोर्स इसमें कंटिन्यूअसली नीचे लग रही है, आप क्या कर रहे हो, इसे ऊपर ले जा रहे हो, किसी f फोर्स इस पे लगा रहे हो, इसे बैलेंस करने के लिए इस पे f फोर्स लगा रहे हो, और कोई पर्सन ऊपर मोशन कर रहा है, इसे सर पे रख करके ले जा रहा है, ऊपर ले जा रहा है। अब देखो बच्चों यहां पे हमें क्या करना है, पहले इसे ए से लेकर के बी तक ले जाना है, फिर बी से नीचे ए भी लाना है, नीचे भी लाना है इसे। ठीक है, तो जो टोटल वर्क डन होगा WAB, पहले ए से लेकर के बी तक का वर्क डन कैलकुलेट करोगे, फिर बी से लेकर के ए तक का वर्क डन कैलकुलेट करोगे, वो जीरो आता है बच्चों। यहां पे क्या लिखा है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग ए बॉडी थ्रू एनी क्लोज पाथ। कोई भी जो क्लोज पाथ होगा वहां का जो टोटल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा, जहां पे का फाइनल पोजीशन कोइंसाइड विद इनिशियल पोजीशन कर रहा हो, जीरो होता है। देखो इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है। इनिशियल पोजीशन यहां से चलना शुरू किया वापस यहीं आ गया तो फाइनल पोजीशन भी यहीं पे बन रहा है। ठीक है, तो ये कोइंसाइड कर रहा है। तो देखो बच्चों यहां पे क्या करेंगे, पहले WAB को कैलकुलेट करते हैं। तो हम टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, FD cos थीटा, और इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, WBA कैलकुलेट करने के लिए भी हम FD cos थीटा ही यूज करेंगे। तो बच्चों पहले हम क्या कर रहे हैं, ए से लेकर के बी तक ले जा रहे हैं बॉडी को। तो ए से बी अगर ले जाएंगे तो हमें ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कैलकुलेट करना है। तो कंटिन्यूअसली कंजर्वेटिव फोर्स इस पे लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एफ की जगह में क्या आ जाएगा, ये mg आ जाएगा। mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, पहले ए से लेकर के बी तक हम वर्क डन कर रहे हैं, तो इनमें जो है 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। मान लीजिए ये h हाइट है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह में h आ जाएगा, यहाँ पे cos 180 डिग्री आएगा। ठीक है, प्लस अब देखो अब हम ब्लॉक को क्या कर रहे हैं बच्चों, नीचे ला रहे हैं। अब वो पर्सन क्या कर रहा है, नीचे उतर रहा है, नीचे की तरफ उतर रहा है। तो अगेन इस पे एक फोर्स ये लग रही होगी, एक फोर्स ये ऊपर की तरफ भी लग रही होगी, उसने अपने हेड के ऊपर इस ब्लॉक को रखा है। तो बच्चों mg फोर्स नीचे है और ये ऊपर लग रही है, जिसकी वजह से बैलेंस हो रखा है, उसके सर के ऊपर बैलेंस हो रखा है ये ब्लॉक। अब वो नीचे उतर रहा है, ठीक है, अपने पैरों से नीचे मोशन कर रहा है, ब्लॉक भी उसके साथ साथ नीचे आएगा। तो लेकिन इस समय नीचे उतरते समय ये mg फोर्स का हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो देखो जब ये नीचे उतरेगा तो mg फोर्स की भी डायरेक्शन नीचे है और डिस्प्लेसमेंट भी बच्चों नीचे की ही तरफ हो रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो ये जो थीटा एंगल बन रहा है यहाँ पे 0 डिग्री का बनेगा इस बार। अब फोर्स कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, h होगा, समझ रहे हो। तो ये mgh
cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है बच्चों, और यहाँ पे ये cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो ये पॉजिटिव mgh आ जाएगा। तो ये फाइनली कट करके कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। ठीक है, तो क्लोज पाथ में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना होता है आपका, 0 होता है। मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो है क्लोज्ड पाथ में 0 होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी बता देता हूं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है बच्चों? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे आपका फ्रिक्शन फोर्स है, ये आपका नॉन कंजर्वेटिव में आता है। विस्कस फोर्स, अभी आपका फ्लूइड का चैप्टर आएगा तो वहां पे हम विस्कस फोर्स भी पढ़ेंगे, लेकिन विस्कस फोर्स भी आपकी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है, टेंशन भी आपकी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स ही आपके टॉपिक में है, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी आपको समझ में आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स को ही यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स का हम एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे। अब देखो, ए फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स उस फोर्स को बोला जाता है इफ वर्क डन बाय द फोर्स और अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर डिपेंड ऑन द पाथ। ये पाथ पर डिपेंड करता है बच्चों। जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो पाथ पर डिपेंड करता है। अगर पाथ का लेंथ अलग अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट अगर पाथ का लेंथ होगा, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन आएगा वो भी डिफरेंट डिफरेंट आएगा। देखो, जैसे मान लीजिए ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। आपको इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक किसी बॉडी को ले जाना है। आप इस रास्ते ले गए, आपने ये W1 वर्क डन किया। फिर आपने क्या किया, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आपको इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक ले जाना। अब आप दूसरे रास्ते ले जा रहे हो, दूसरे पाथ को फॉलो कर रहे हो मतलब। तो यहाँ का वर्क डन ये W2 आया, और फिर तीसरे वाले रास्ते से ले जा रहे हो, यहाँ का वर्क डन W3 आया। लेकिन ये जो वर्क डन आता है ये इक्वल नहीं आता, ये अनइक्वल आता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि ये जो है पाथ पर डिपेंड करता है। डिपेंड ऑन द पाथ, पाथ पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ का पाथ छोटा है, यहाँ का पाथ बड़ा है, यहाँ का पाथ और बड़ा है, तो यहाँ का वर्क डन ज्यादा आएगा, यहाँ का वर्क डन कम आएगा, यहाँ का थोड़ा अलग आएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है बच्चों वो पाथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो इसका जो है मतलब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स मान लीजिए आप किसी ब्लॉक को ऐसे ले जा रहे हो, इधर आगे ले जा रहे हो, तो कंटिन्यूसली इस पर फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगी। अपोजिट डायरेक्शन इधर फोर्स अप्लाई कर रहे हो अगर आप, तो कंटिन्यूसली इसमें फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगी। तो फ्रिक्शन फोर्स का जब आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे तो कुछ वैल्यू मिलेगा आपको W1। अब बच्चों इस रास्ते आप ले जा रहे हो, ठीक है, ग्राउंड में ले जा रहे हो। ग्राउंड में मान लो आप ये इसे स्किड करते हुए ले जा रहे हो, मतलब धकेलते हुए ले जा रहे हो, तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन भी लगती रहेगी ऐसे अपोजिट। तो यहाँ का लेंथ ज्यादा है तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन ज्यादा होगा। फिर इस रास्ते ले जाओगे तो यहाँ पे का लेंथ और ज्यादा है तो यहाँ पे का फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्क डन होगा वो और ज्यादा होगा। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट आएगा क्योंकि आपका फ्रिक्शन फोर्स क्या है, आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वर्क डन बाय और अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग द क्लोज पाथ इज नॉट जीरो। अगर आप क्लोज पाथ लेते हो तो क्लोज पाथ में अगर आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब फ्रिक्शन फोर्स का अगर वर्क डन कैलकुलेट करोगे तो वो जीरो नहीं आता। देखो जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो पहले आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वर्क डन किया, फिर बी पॉइंट से ए पॉइंट तक वर्क डन किया, तो हमें यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो सपोज इस डायरेक्शन में जब आपने वर्क डन किया, इस डायरेक्शन में ये W1 वर्क डन किया, तो W1 प्लस W2, ठीक है, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले आप A से B ले गए, फिर आप क्या कर रहे हो, इस B पॉइंट से A पॉइंट तक वापस ला रहे हो इसे, तभी वो क्लोज पाथ माना जाएगा। तो अब देखो जब ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में लाओगे तो इधर फोर्स लगाओगे, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। इधर फोर्स F अप्लाई कर रहे हो तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। तो इस फोर्स की वजह से इधर धकेला जा रहा है, लेकिन कंटिन्यूसली इस पर फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है। इस ब्लॉक पे ये फ्रिक्शन फोर्स भी इस पे लग रहा है। इस ब्लॉक को इधर धकेलोगे तो इधर फोर्स लगाओगे, इधर फ्रिक्शन फोर्स भी कंटिन्यूसली लगेगा। तो सबसे पहले इस W1 को कैलकुलेट कर लेते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स का हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला FD cos थीटा होता है। तो हम यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का अगर वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ही आएगा, F की जगह में फ्रिक्शन फोर्स आएगा। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हमने किया है, तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है मान लो वो D है। अब देखो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन तो इस तरफ है, अपोजिट बॉडी इधर डिस्प्लेस हो रही है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट इधर है। तो ये फ्रिक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो इसमें 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये cos 180 डिग्री आएगा। तो cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो -FRD आ जाएगा। ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना है, -FRD। तो यहाँ पे लिख देते हैं W1 की जगह -FRD। अब देखो इस वाले वर्क डन को भी कैलकुलेट करते हैं। अब क्या कर रहे हैं हम, बी पॉइंट से ए पॉइंट तक इस ब्लॉक को ला रहे हैं, तो आप इधर फोर्स लगाओगे तो इधर फ्रिक्शन लगेगा, इधर फोर्स लगाओगे तो इधर फ्रिक्शन लगेगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, फॉर्मूला है आपका FD cos थीटा। ये आप बी से लेकर के ए तक फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन है, और ये ए से लेकर के बी तक ये फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में है,
और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, एंगल कितना बना 180 डिग्री का, तो ये थीटा कितना आ जाएगा cos 180 डिग्री। एफ की जगह में फ्रिक्शन फोर्स आएगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट डी आएगा, तो ये एफ आर डी कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होता है, तो नेगेटिव एफ आर डी आ गया। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव एफ आर डी आ जाएगा। तो ये फाइनली कितना हो गया, -2 एफ आर इंटू डी। इतना आपका वर्क डन आया, टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इतना आया। तो देखो ये जीरो के इक्वल नहीं आया, लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स का जो टोटल वर्क डन आ रहा था क्लोज्ड पाथ में वो जो है जीरो आ रहा था, लेकिन ये जीरो नहीं आता। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी का होगा। पोटेंशियल एनर्जी देन आप, ये टॉपिक ही मैंने इसलिए पढ़ाया ताकि आपको पोटेंशियल एनर्जी में वो हेल्पफुल रहे, मतलब ये टॉपिक की वजह से वहाँ पे आपको कुछ अच्छा समझ में आएगा। ठीक है।